तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सिनॉप्सिस की तरफ, अगले चैप्टर के सिनॉप्सिस की तरफ, और वो चैप्टर आपका है 15th चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, ये चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और आपको पता होगा अभी तो एटम के अंदर जो होता है बीच में वो न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अगले पार्ट में हम लोग प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स यानी कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, न्यूक्लियस की। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की बात होगी और एटम की बात होगी। एटम की पूरी कहानी क्या है, न्यूक्लियस की पूरी कहानी क्या है, ये दोनों में आपका चैप्टर डिवाइडेड है। शुरुआत करेंगे एटम से, बात करेंगे एटम के स्ट्रक्चर की, कि एटम कैसा दिखता है, एटम के अंदर क्या है, ये डिस्क्राइब करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट हमारे सामने आए, उन्होंने अपनी थियरी दी, जिसमें डाल्टन की जो थियरी है उसकी बात काफ़ी की जाती है, क्योंकि ये एक मतलब अपने आप में एक कंप्लीट थियरी थी जो एटम के बारे में हमें बताता था। डाल्टन ने ये बताया कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का। एलिमेंट को पकड़ के रखते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो होगा आपका एटम। एटम इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, आप उसको तोड़ नहीं सकते हो, तोड़ के अलग नहीं कर सकते हो, वो सबसे लास्ट पार्ट है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ते जाओ, एलिमेंट को, लास्ट में एक ऐसा पार्ट आपको बचेगा जिसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। डाल्टन के हिसाब से उसको हम एटम बोल देते हैं। डाल्टन की ये थियरी थी, लेकिन बाद में जब जे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट या एक मेटल है, उस मेटल में से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकाल दिया, जिसको हम लोग कैथोड रेज बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब पहले ये एलिमेंट आपका न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, उसमें से आपने नेगेटिव चार्ज अगर निकाल दिया तो फिर ये नेगेटिव चार्ज आया कहाँ से जब न्यूट्रल था। तो इसका साफ मतलब है कि अगर नेगेटिव चार्ज निकला है, पहले न्यूट्रल था, तो इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो इसका मतलब दो टाइप का तो कम से कम पार्टिकल होगा। आपका कोई भी एटम है उसके अंदर कम से कम दो टाइप का पार्टिकल होगा, एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। तो अब ये बात कहना सही नहीं था कि आप एटम को तोड़ के मतलब दो पार्ट में तोड़ नहीं सकते हो। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एटलीस्ट टू पार्ट्स तो बनेगा ही, एक में आपका नेगेटिव चार्ज होगा और एक में पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जे जे थॉमसन की थियरी आई। अब जे जे थॉमसन ने क्या बोला कि ये कैसे होगा, तो उन्होंने बोला कि देखो एटम कुछ इस तरीके से होगा कि आपका जैसे आपको केक पता है ना, केक, तो केक का जो बेस होता है, केक अपना जो होता है, उसको आप मान के चल सकते हो कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एटम का। और इसके अंदर जो चेरी ठूस दोगे ना, तो जैसे चेरी ठूसा हुआ था केक में, वैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ठूसा हुआ होता है आपके पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट में, और इस तरह से एक एटम होता है आपका। तो एटम इस तरीके से पिक्चर दिया गया, किसने दिया जे जे थॉमसन ने। इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। आप इसका एग्जाम्पल उस तरीके से ले सकते हो, जैसे वाटरमेलन पता है आप लोगों को, वाटरमेलन, तरबूज का जो लाल लाल हिस्सा होता है वो आप मान के चल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज है पूरा, उसमें नेगेटिव चार्ज उसके काले काले जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज उसके अंदर ठूसे हुए हैं। इस टाइप का एटम का पिक्चर दिया जे जे थॉमसन ने। अब उसके बाद क्या हुआ देखो कि गीगा मार्क्सन का एक्सपेरिमेंट था जो रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था। इसमें क्या किया गया, बीच में गोल्ड फॉइल रखा, बहुत पतला सा गोल्ड फॉइल, गोल्ड का पूरा एक प्लेट जैसा रखा, साइड में एक डिटेक्टर लगा दिया, इस पर अगर कोई भी पार्टिकल हिट करेगा तो चमकता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि पार्टिकल यहाँ पे हिट किया है। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स रखा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बता देता हूँ मैं। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन होता है, दो न्यूट्रॉन होता है ना। अगर मैं हीलियम एटम की बात करूँ तो हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन होता है, दो न्यूट्रॉन होता है, और इसी जो हीलियम का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। मतलब अल्फा पार्टिकल में दो पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा जो कि प्रोटॉन पर रहता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल। इसका एक सोर्स लाया गया और उसमें से अल्फा पार्टिकल को निकाला, अल्फा पार्टिकल को निकाल के सीधा गोल्ड फॉइल पे डाला। पता ये चला कि 99%, लगभग 99 से भी ज्यादा परसेंट सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सीधे गोल्ड फॉइल को चीरते हुए निकल गए। ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा गोल्ड फॉइल आपका खाली है, जरा सा भी यहाँ वहाँ हिला नहीं, सीधा निकल गया। कुछ बहुत कम अमाउंट में डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है, हल्का सा डिफ्लेक्ट हुए। देखो ये हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ था, सब तो सारे के सारे सीधे ही निकल गए, हल्का फुल्का डिफ्लेक्ट हुआ था, पर वो बहुत कम हुआ था, ना के बराबर, और एकदम ही ना के बराबर 90 डिग्री से ज़्यादा यह रिटर्न आया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया गया
कि आपका जो प्लम पुडिंग मॉडल है, किसका, जे थॉम्सन का, इसमें कोई दम नहीं था, क्योंकि प्लम पुडिंग मॉडल में आपका एटम भरा हुआ था पॉजिटिव चार्ज से और उसके बाद नेगेटिव चार्ज था। तो अगर पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ होता तो अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव चार्ज है, तो वो तो ऐसे ही जाता जैसे टकरा के रिटर्न आ जाता, तो सारे के सारे रिटर्न आ जाने चाहिए थे। और अगर आपका भरा हुआ ही एटम तो जहाँ कहीं भी जाता उसको पॉजिटिव चार्ज दिख जाता और टकरा के रिपेल हो जाता, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल हो जाता। किससे रिपेल होता, आपके न्यूक्लियस से, मतलब न्यूक्लियस, सॉरी ये बोल रहा हूँ मैं, आपके एटम से, क्योंकि एटम तो पूरा पॉजिटिव चार्ज था जे थॉम्सन के हिसाब से, अब बस नेगेटिव चार्ज ठूसे हुए थे, तो टकराता पॉजिटिव से, अल्फा पार्टिकल रिटर्न आ जाता। लेकिन भाई एक भी रिटर्न नहीं आया, एकदम ही एग्जैक्टली उल्टा हो रहा था, सारे के सारे निकल लिए, एक आध खाली रिटर्न आया। तो इससे रदरफोर्ड का एक एटम का उन्होंने मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया कि एक्चुअल में एटम जो होता है आपका वो पूरा खाली होता है 99%, तभी तो सारे अल्फा पार्टिकल निकल जा रहे हैं उसके थ्रू। बस बीच में होता है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जिसको न्यूक्लियस बोला गया, और उसके दूर दूर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये सन है, इलेक्ट्रॉन सारे प्लैनेट्स हैं, बीच में पूरा स्पेस खाली है। और बस बीच में एक आध बार जब ये न्यूक्लियस से टकराता था आपका अल्फा पार्टिकल तो एक आध बार रिटर्न हो जाता था, बाकी निकल जाते थे क्योंकि पूरा स्पेस ही खाली है एटम का। ये स्ट्रक्चर आया। इस स्ट्रक्चर के बाद एक दिक्कत हुई। दिक्कत क्या, डिफिकल्टीज इन रदरफोर्ड्स मॉडल। एक नहीं, दो सबसे बड़ी दिक्कत थी इसके अंदर जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहली चीज, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी थी। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ये कहती थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन का मतलब समझो, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है या तो स्पीड कम हो या तो स्पीड ज़्यादा हो, मतलब चेंज होना चाहिए स्पीड, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। या फिर अगर मान लो आपका पार्टिकल का जो वेलोसिटी है अगर उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, तो डायरेक्शन भी चेंज होता है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन कोई चीज़ चेंज करता है वेलोसिटी, तब भी हम कहते हैं कि वेलोसिटी बदल रही है, और जब वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन होता है। इन शॉर्ट, एक्सेलरेशन तीन तरीके से हो सकता है, या तो आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो, पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो या ज़्यादा हो, या फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज करे। अब देखो, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन का मतलब मैंने बता दिया, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी बाहर फेंकता है और उसकी एनर्जी कम होने लग जाती है। ऐसा थ्योरी आपका मैक्सवेल का था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखोगे रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से कि वो सर्कल में घूम रहा है। सर्कल में घूमने का मतलब है कि बार बार वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब हो रहा है एक्सेलरेट हो रहा है वो। अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो अपने अंदर से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर छोड़ेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर छोड़ेगा, एनर्जी कम होगा तो उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और धीरे धीरे वो घुस जाएगा न्यूक्लियस में। पर ऐसा तो होता नहीं है, ये तो कोई स्टेबल स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, पर ऐसा होता नहीं है। सब कुछ एटम तो स्टेबल ही रहता है ना, इस हिसाब से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के हिसाब से स्टेबल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड। दूसरी सबसे बड़ी बात, रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से आपका स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो स्पेक्ट्रम कैसे आता है, जैसे मान लो आपने एक एटम लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, उसके अंदर ये सब एटम्स होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मान लो आप उसके ऊपर फेंक देते हो एनर्जी या लाइट फेंक देते हो, लाइट मान के चलते चलो, लाइट फेंक देते हो, विजिबल लाइट फेंक दिया मैंने। विजिबल लाइट मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पूरी की पूरी लाइट है, ये हमको दिखाई देती है। मान लो तुमने लाइट फेंक दिया, समझे। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करते करते अपना ऑर्बिट बढ़ाते जाएगा और वो कंटिन्यूसली सारे के सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर मान लो सारे के सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया आपने, क्या हो रहा है, तो आपके पास देखो होता है एक पट्टा। अब देखो ये पट्टे पे अगर सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया तो पट्टा हो जाना चाहिए पूरी तरह से ब्लैक, पर पट्टा ब्लैक नहीं था। पट्टा कैसा था, पट्टा ऐसा था। इसको एब्जॉर्प्शन लाइन्स या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, मतलब उस पूरे पट्टे में से कुछ कुछ लाइन्स ही गायब हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन ने कुछ कुछ लाइट को ही एब्जॉर्ब किया, सारे के सारे फ्रीक्वेंसी के लाइट को या सारे कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया था। पर इसका लॉजिक नहीं समझ आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन को जब आप कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हो तो वो सारे फ्रीक्वेंसी सारे कलर को एब्जॉर्ब करे और अपना ऑर्बिट बढ़ाते जाए कंटिन्यूसली। उसमें क्या दिख रहा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ फ्रीक्वेंसीज को ही एब्जॉर्ब कर रहा था,
मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब किया फिर डायरेक्ट यहाँ आ गया, बीच में कहीं गया ही नहीं वो, फिर डायरेक्ट इस ऑर्बिट में आ गया। इस तरह का कुछ सिचुएशन चल रहा था। ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा था, जबकि उसके हिसाब से सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए। धीरे 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 ऑर्बिट जब बड़ा हो रहा है तो ये पूरा ब्लैक हो जाना चाहिए था, गायब हो जाना चाहिए था सारा कलर, पट्टे पे से लाइन आ रहा था। अच्छा, उसके बाद जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होना चाहिए, उसके बाद वो एमिट करेगा, उसी एनर्जी को एमिट करेगा। तो जब सिर्फ उसने लाइन एब्जॉर्ब किया है तो एब्जॉर्ब एमिट भी जो करेगा, जिसको एमिशन लाइंस बोल रहे हैं, वो भी तो वही कलर एमिट करेगा। तो जो कलर वो बाहर छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, उसको हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। कैसा? ये पूरा ब्लैक हो जाना चाहिए क्योंकि सारा कलर एब्जॉर्ब कर लिया है, और वो सारा कलर वापस एमिशन लाइन में दिख जाना चाहिए, बाहर छोड़ देना चाहिए। तो एमिशन लाइन्स आपको ऐसा दिखना चाहिए, कंटिन्यूस सारा का सारा कलर। पर क्योंकि ये लाइन एब्जॉर्ब कर रहा था तो लाइन ही एमिट करेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही एब्जॉर्ब कर रहा था, वही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट कर दे रहा था। इसका कोई एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड का मॉडल नहीं दे पाया। इसे सही करने के लिए बोहर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना मॉडल दिया। बोहर ने देखो क्या बोला। पहली बात तो ये बोहर का जो भी मॉडल इसने दिया था वो सिर्फ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन जैसे जो एटम्स है सिर्फ उसके लिए काम करता है। हाइड्रोजन जैसे एटम का मतलब क्या? हाइड्रोजन में क्या होता है कि एक प्रोटॉन होता है बीच में और उसके अराउंड एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो ऐसा कोई भी स्पीशीज अगर आप लेके आते हो जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोलेंगे। सिर्फ उन सब के लिए ही बोहर का पोस्टुलेट या बोहर का मॉडल काम करता है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे He+Li2+। अब हीलियम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका एटॉमिक नंबर 4 है ना, सॉरी 4 नहीं होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का, मैं एक्सट्रीमली सॉरी। तो हीलियम के अराउंड क्या होता है? न्यूक्लियस है, उसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो तुम एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो इसके पास एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो ये He का He+ हो जाता है। प्लस इसीलिए क्योंकि आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया। लिथियम की बात करूं तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको चाहिए एक ही, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकना पड़ेगा, तब ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाएगा। तो इसको Li2+ बोलेंगे हम लोग, इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंका गया तो 2 पॉजिटिव चार्जेस पे आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारे हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं जिसपे बोहर का मॉडल काम करता है। बोहर ने क्या बोला कि एटम कैसा है? बोहर ने पहली चीज तो वही बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड उसी तरीके से रिवॉल्व करता है जैसे स्टार्स के अराउंड सन रिवॉल्व करता है। वही बात थी। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, देखो कोई भी चीज़ अगर सर्कल में घूमता है तो उस पर लगता है सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और जो आपका न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सिंपल सी बात है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों का चार्ज अपॉन r², उनके बीच का डिस्टेंस। अब इनके बीच का डिस्टेंस तो रेडियस हो जाएगा, 1/4πε0 ऐसे ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है E। अब न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है, जितना प्रोटॉन होगा उतना चार्ज होगा। प्रोटॉन मतलब Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 10 है तो टोटल 10 प्रोटॉन है। प्रोटॉन के पास भी चार्ज E ही होता है, बस पॉजिटिव में होता है, तो उसके पास टोटल चार्ज कितना होगा? E होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। तो अगर आप Z को E से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना चार्ज आपके न्यूक्लियस में होगा। तो बस Q1 Q2 क्या हो गया? ZE इंटू ई, ZE इंटू ई, ZE² हो गया। तो Q1 Q2 अपॉन r², इनके बीच का डिस्टेंस r। ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट बोहर का क्या कहता है? अब सेकंड पोस्टुलेट देखो क्या है उसमें, उसी में उसने उसका जो है वो रदरफोर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूमेंगे, उसके अलावा कोई दूसरे ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। अगर इलेक्ट्रॉन उस फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता है जिसको उसने स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोला था,
तो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं निकालेगा। इन शॉर्ट मैक्सवेल की थ्योरी नहीं मानेगा। पर क्यों नहीं मानेगा, इसका आंसर उन्होंने भी नहीं दिया भाई। उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन उसी में घूम सकता है और उसमें अगर वो घूमेगा तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, उन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला गया, फिक्स्ड ऑर्बिट्स बोला गया, स्टेबल ऑर्बिट्स बोला गया। कौन से ऑर्बिट्स? जिस ऑर्बिट में आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एमवीआर। तो उसने बोला कि जिस ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू NH/2π आएगा, मतलब H/2π का मल्टीपल, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, अगर ये वैल्यूज होंगे जिस ऑर्बिट में, उसी ऑर्बिट में घूमेगा वो। ये इसका सेकंड पोस्टुलेट था। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट क्या था कि अगर हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो वो एक फोटोन रिलीज करेगा, फोटोन फेंकेगा, और उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी? hν। वो एनर्जी उतनी ही होगी जितना इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में गैप होगा। हायर और लोअर के बीच में जितना एनर्जी का गैप होगा, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आता है उतने एनर्जी का एक फोटोन फेंक देगा। तो एनर्जी गैप कितना है बताओ? EM - EN, उतने एनर्जी का एक फोटोन फेंक देगा, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है? hν। समझ गए? तो ये हो गया आपका बोहर के 3 पोस्टुलेट्स। इस बोहर के 3 पोस्टुलेट्स को यूज करके हमने बहुत सारी चीज़ें की। हमने ये पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन का किस ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी है, कितना रेडियस है, कितना एनर्जी है, ये सब पता कर लिया। मान लो आपको 5वें ऑर्बिट में उसका क्या रेडियस है ये पता करना है, तो आपको यहाँ पे n = 5 डाल देना है इस इक्वेशन में। ये रेडियस का इक्वेशन है। n = 5 डालोगे तो 5वें ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा आपको। वैसे ही किसी भी ऑर्बिट में क्या वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसका ये इक्वेशन है। चौथे का पता करना है तो n = 4 डाल दो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो यहां देखोगे वेलोसिटी आपका किस पर डिपेंड करता है? Z/n के प्रोपोर्शनल है। रेडियस किस पर डिपेंड करता है? रेडियस आपका n²/z² पे डिपेंड करता है। ठीक है, और रेडियस का एक और फॉर्मूला होता है a², मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि आपका अगर z² और n² को छोड़ दोगे तो बाकी जो बचा है वो कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट को हमने a0 लिख दिया, और जब a0 को कैलकुलेट किया तो उसका वैल्यू कितना आया? 0.053 नैनोमीटर। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो एक और फॉर्मूला बन गया रेडियस का, ये भी है और ये भी है। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम के लिए सब में z का वैल्यू आप 1 डाल दो। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा R0 A0 × n²। ठीक है, और यहां से आप देख सकते हो कि आपका जो रेडियस Rn है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। हाइड्रोजन एटम के लिए कोई दूसरा एटम होगा तो z भी आ जाएगा नीचे। A0 जो होता है वो हाइड्रोजन एटम का पहले ऑर्बिट का रेडियस है, जिसको हम लोग बोर ऑर्बिट भी बोलते हैं, और उसका वैल्यू ये होता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन का रेडियस, अलग अलग ऑर्बिट में क्या रेडियस है उसका इक्वेशन ढूंढ लिया। अलग अलग ऑर्बिट में वो किस वेलोसिटी से भाग रहा है उसका हमने इक्वेशन ढूंढ लिया। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन की क्या काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी ऑर्बिट में, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये भी देख लिया हम लोगों ने, ये भी ढूंढ लिया। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला। इसमें एक चीज मैं और लिख देता हूं, याद रखना। देखो काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, काइनेटिक एनर्जी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस साइन लगा दोगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। टोटल एनर्जी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है या आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है? वो सीधा सीधा टोटल एनर्जी का डबल है। इट इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी, सॉरी माइनस लिख रहा हूं मैं, इट इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का डबल है, आप देख रहे हो ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 से 2 4 से ये आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -2 टाइम्स आपका काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। और यहीं से एक चीज़ और निकल सकता है कि आपका जो टोटल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है उनमें सिर्फ माइनस का फर्क है, देख सकते हो। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ माइनस का फर्क है। चलो इसको रहने दो यहाँ पे साइड में। तो ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जिस ऑर्बिट में आपको देखना है उसका n का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको मिल जाएगा। और ये टोटल एनर्जी का वैल्यू।
अब अगर सपोज करो ये सारे वैल्यूज जो कि कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एप्सिलॉन नॉट एच, ये सारे कांस्टेंट है, इसका वैल्यूज डालोगे और आंसर अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए टोटल एनर्जी तो ये मिल जाएगा। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन का अलग अलग ऑर्बिट में फॉर्मूला है। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा मैं तो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा, Z का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब यहां से देखो हम बोहर के मॉडल का यूज करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी समझा सकते हैं और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपका आ रहा था लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसको भी समझा सकते हैं। नाउ देखो बोहर के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी ऑर्बिट में नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन आपके फिक्स ऑर्बिट्स में रहेंगे और उन फिक्स ऑर्बिट्स का एनर्जी आपको देखो मिल जाएगा। n का वैल्यू 1 डालोगे तो पहले ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। n = 1 का जो ऑर्बिट है उसका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी में n का वैल्यू अगर तुम 2 डाल दोगे तो -13.6/4 हो जाएगा। तो आपको जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये -3.4 आता है, कैलकुलेट कर लेना। तो -3.4 है। तीसरे वाले के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ऐसे ये कुछ फिक्स्ड एनर्जीज है और यही इलेक्ट्रॉन के पास रह सकता है, दूसरा नहीं रह सकता। मान लो तुमने उसको कंटिन्यूस एनर्जी दिया। अब बात साफ है, देखो अगर मान लो उसको n = 1 से n = 2 में जाना है तो उसको इतना एनर्जी तो देना पड़ेगा। तुमने अगर मान लो इतना एनर्जी नहीं दिया, लाइट फेंका उसके ऊपर, तुमने इतना ही एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही नहीं, एब्जॉर्ब करके उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, उसको जाएगा ही नहीं ऊपर। वो समझ में आ रहा है? इसलिए कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। उसको जब तक इतना 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 यही एनर्जी जब तक नहीं दोगे तब तक वो एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट पे जाएगा ही नहीं। तो क्या हो रहा था, जैसे उसने ये एब्जॉर्ब किया तो ये लाइन दिख गया, मतलब ये जितना भी एनर्जी है उससे रिलेटेड जो भी फ्रीक्वेंसी है वो लाइन आपको दिख गया। उसने इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो वो लाइन आपको कहीं और दिख गया स्पेक्ट्रम में कि वहाँ से वो लाइन गायब हो गया। मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ। जब ये एनर्जी तुमने दिया उसको तो ये एनर्जी का जो भी फ्रीक्वेंसी है वो लाइट उसने एब्जॉर्ब किया और यहाँ से एक लाइन गायब हो गया। वो कंटिन्यूसली एनर्जी लेके हर लेवल पे नहीं जा पा रहा है, तब तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो जाता। वो क्या कर रहा है, या तो सिर्फ यही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या तो ये करेगा, या तो ये करेगा, या तो ये करेगा। अगर यहाँ रहेगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रहेगा, तो या तो ये करेगा, ये करेगा। कुछ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को ही वो एब्जॉर्ब कर रहा था, समझे? और इसलिए हमें लाइन स्पेक्ट्रम दिख रहा था। बाद में वही लाइन वो एमिट कर दे रहा था, समझे? उसे हमने एमिशन स्पेक्ट्रम बोला। तो इसीलिए आपको लाइंस दिख रहे थे एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम में, ठीक है? अच्छा, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हमने कुछ पार्ट में, कुछ सीरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे बोहर का थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि अगर हायर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आता है, ईएम में से ईएन, तो वो क्या करेगा, एक फोटोन एमिट करेगा। उस फोटोन की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ वेवलेंथ होगा, और दोनों में रिलेशन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की बात करूँ, न्यू = c/λ होता है। हम कई बार यूज कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन है। तो कितने वेवलेंथ का लाइट वो बाहर निकालेगा उसका एक फॉर्मूला दिया गया। बोहर के थर्ड पोस्टुलेट से ही हमने निकाला। वो फॉर्मूला था 1/λ Z²RH 1/m² -1/m²। RH जो है यहाँ पे उसको रेडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं, Z एटॉमिक नंबर है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है। वैल्यू अगर आप 1 डाल दोगे तो आपको 1/λ का वैल्यू मिल जाएगा, RH 1/m² -1/m²। n लोअर ऑर्बिट है, m हायर ऑर्बिट है। जैसे मान लो n का वैल्यू मैंने 2 रखा, तो अब m हायर ऑर्बिट है, मतलब 2 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। मान लो m का वैल्यू 5 है। अगर m का वैल्यू 5 है, इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉन आपका 5 से 2 पे जा रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ पे उसका ट्रांजिशन हो रहा है। तो यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, वो एक फोटोन एमिट कर देगा और उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। वो वेवलेंथ पता करना है तो यहाँ पे m का वैल्यू 5 डालो, n का वैल्यू 2 डालो, RH का वैल्यू डालो और आपको वेवलेंथ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, 1/λ को ना, जैसे पूरा 1/λ की बात कर रहा हूँ मैं,
तो इस 1/λ को, ये 1/λ, इसको वेव नंबर कहा जाता है। लैम्डा को वेवलेंथ कहा जाता है, 1/λ को वेव नंबर कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे एटॉमिक स्पेक्ट्रम को अलग अलग सीरीज में बांट दिया, जिसमें सबसे पहला सीरीज जो आपको सामने दिख रहा है वो है लाइमन सीरीज। देखो लाइमन सीरीज में n का वैल्यू 1 होगा, ये फिक्स है। मतलब इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी जंप करे, जंप कहाँ पे करना है, n = 1 पे करना है। अब n = 1 पे कहाँ से जंप कर सकता है बताओ। तो m के क्या वैल्यूज हो सकते हैं, 2, 3, 4। m हायर वैल्यूज ही लेगा, तो या तो 2 से जंप करेगा, तो 2 से जंप करेगा तो एक फोटोन फेंक सकता है, उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। 3 से जंप करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो अलग से उसका जो फोटोन बाहर निकालेगा उसका वेवलेंथ कुछ और होगा। 3 से डायरेक्टली जंप कर रहा है, 4 से जंप कर रहा है, ये जो भी फोटोन बाहर आ रहे हैं उसका जो भी वेवलेंथ होगा वो सारा का सारा वेवलेंथ हम लोग लाइमन सीरीज में कंसिडर करेंगे। और ये देखा गया है कि लाइमन सीरीज में जो भी आपका वेव्स आता है वो अल्ट्रावायलेट होता है। मतलब वो जो रेडिएशन बाहर आता है, फोटोन बाहर आता है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का फोटोन बाहर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं बाल्मर सीरीज की। बाल्मर सीरीज में कोई भी अगर मान लो ट्रांजिशन हो रहा है, वो कहाँ पे होना चाहिए, n = 2 में। मतलब इलेक्ट्रॉन गिरना चाहिए n = 2 में, चाहे कहीं से भी गिरे, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, या इन्फिनिटी से भी गिर सकता है। ये सारे के सारे वेवलेंथ जो बाहर निकलेंगे वो बाल्मर सीरीज का हिस्सा होगा। वैसे ही पास्चन के लिए 3 पे गिरना चाहिए, चाहे कहीं से भी गिरे, n = 3 और m का वैल्यू 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। वैसे ब्रैकेट के लिए n = 4 और बाद में m का वैल्यू 5, 6, 7। पी फंड सीरीज के लिए n = 5 और m का वैल्यू 5 पे गिरेगा तो 6, 7, 8, 9 इन्फिनिटी तक गिरेगा। ठीक है, ये सारे वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेज के होते हैं। बाल्मर का जो होता है विजिबल रेंज का होता है, पास्चन का नियर इंफ्रारेड, ब्रैकेट का फार इंफ्रारेड और पी फंड का भी फार इंफ्रारेड। अब ये वैल्यूज एग्जैक्टली कंफर्म ठीक है चलेगा ना, इसमें वैसे इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये मेरे हिसाब से आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो क्या पता ना पूछे, पर स्टिल ठीक है आप देख लो, अगर कहीं कुछ पूछा तो हम देख लेंगे बाद में। ये हो गया आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कहाँ से कौन सी चीज़ें गिरती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो एटॉमिक पार्ट है उसमें इतना ही है। डी ब्रॉगली का एक्सप्लेनेशन है बच्चों वहाँ पे, पर डी ब्रॉगली का मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, अगर कुछ रहेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। डी ब्रॉगली ने ये माना था, आपको अगर याद होगा तो, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें भी वेव के प्रॉपर्टीज होते हैं। उसके बेसिस पे उसने जो आपका बोहर है, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट प्रूव किया था। तो प्रूफ या डेरिवेशन तो आने वाला नहीं है, तो बस ये बात ध्यान रखना कि डी ब्रॉगली ने सपोर्ट किया था बोहर के मॉडल को, सिंपल से अपने थियरी के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपका जो पूरा एटम वाला पार्ट होता है वो खत्म होता है। अब हम आके एटम के अंदर घुसेंगे और न्यूक्लियस की बात करेंगे। चलो बच्चों बात करते हैं अब न्यूक्लियस की। तो जो आपके एटम का न्यूक्लियस होता है, बीच वाला कोर पार्ट, उसमें 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता। दोनों को हम एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। देखो वर्ड क्या है, न्यूक्लियॉन्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा उसी को एटॉमिक नंबर Z बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा उसको हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब टोटल पूरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के जो होता है उसको हम लोग एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। ए मतलब टोटल, Z मतलब सिर्फ प्रोटॉन, N मतलब सिर्फ न्यूट्रॉन। समझ गए? तो अब ऐसी बात है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करोगे तो टोटल आपको एटॉमिक मास नंबर A मिल जाएगा। किसी भी एलिमेंट को अगर आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो उस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं। तो जैसे कि मान लो सोडियम की बात करें हम लोग, तो सोडियम लिख दिया हम लोगों ने, उसका जो भी एटॉमिक मास नंबर होगा, एटॉमिक मास नंबर उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उसका वैल्यू आप ऊपर लिखोगे। तो जैसे सोडियम में टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के 23 है, 23 ऊपर लिख दिया। नीचे आपको एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखना है। सोडियम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 होता है, 11 लिख दिया यहाँ पे। और जो डिफरेंस होगा दोनों का 23 - 11, उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। A - Z देख रहे हो, एटॉमिक मास नंबर से अगर एटॉमिक नंबर कम कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचेगा। न्यूक्लियस को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है यहाँ पे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। आइसोटोप्स का मतलब होता है जो आपके एलिमेंट्स हैं उसका अगर एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो,
एटॉमिक नंबर सेम हो और मास अलग अलग हो, एटॉमिक मास नंबर, तो उसे हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब एक हाइड्रोजन में क्या होता है, देखो तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, सेम एटॉमिक नंबर 111। एटॉमिक नंबर से आप डिसाइड करते हो कि कौन सा एलिमेंट है, तो इसका मतलब आइसोटोप सेम एलिमेंट होते हैं क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर है। अब इसमें एक ही प्रोटॉन होता है और कुछ नहीं होता है, और H21 लिख रहा हूँ, उसको ड्यूटेरॉन बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम। ठीक है, तो ड्यूटेरियम एटम जो है उसका न्यूक्लियस जो है उसको, उसके अंदर आप देखोगे तो एक प्रोटॉन रहता है और उसके अलावा एक न्यूट्रॉन होता है। तो अगर मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात करूँ तो इस न्यूक्लियस को ड्यूटेरॉन बोला जाता है। ठीक है, और ये ट्रिटियम हो गया, तो इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 2 आ गया। इसमें 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, टोटल 3 एटॉमिक मास नंबर हो गया, पर प्रोटॉन तीनों में एक ही रहेगा। वैसे हीलियम He32 और हीलियम 42 में आप देखोगे इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसमें 2 प्रोटॉन 2 सेम है लेकिन एक ही न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, वैसे कार्बन में कार्बन 12 13 14, कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, सब में एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन का नंबर सेम है 6 6 6, बस न्यूट्रॉन इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। आइसोबार्स मास नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा, तो आइसोबार्स हो गया। जैसे H31 और हीलियम 32, हीलियम का एक आइसोटोप हीलियम 32, एटॉमिक मास तो सेम है 33 लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है 1 और 2। वैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 में देखोगे एटॉमिक मास नंबर तो सेम है 14 14, बस एटॉमिक नंबर अलग है। आइसोटोन्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आइसोटोन्स में सेम न्यूट्रॉन का नंबर होता है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम मतलब डिफरेंस सेम होगा, 3 - 1 2, 4 - 2 2। हाइड्रो ये आपका हो गया ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, हीलियम, यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम 23 11, मैग्नीशियम 24 12। ठीक है, चलिए, तो ये सारे हो गए आपके आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को मास मेजर करने के लिए एटॉमिक लेवल पे अलग अलग यूनिट डिफाइन किए गए हैं, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे आप देखोगे तो केजी में मास मेजर करना उतना कन्वीनियंट नहीं है, बहुत छोटा नंबर होता है। आप देखो तो अगर मान लो मैं ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे मान के चलो, इलेक्ट्रॉन का मास केजी में 9.1 × 10⁻31 केजी होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग मास सेम होता है और उसका वैल्यू 1.67 × 10⁻27 केजी होता है, विच इज़ वेरी स्मॉल। तो हमने एक नया यूनिट डिफाइन किया, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में ये जो उसका वैल्यू होता है 1 U का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.66 × 10⁻27 केजी, ये आपका 1 U का वैल्यू हो गया। अब अगर आप U में कन्वर्ट करोगे इन सारी चीज़ों को यूनिफाइड एटॉमिक मास में, तो इलेक्ट्रॉन का मास 0.00055 U है। वैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास देखो लगभग सेम है, बस यहाँ पे एक डेसिमल का फर्क आ जा रहा है, बाकी लगभग आप देख सकते हो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास आप 1 ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद देखो बहुत छोटा नंबर है, तो 1 U ले सकते हो। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एकदम ना के बराबर आप 0 ले सकते हो अगर आप U में मेजर कर रहे हो तो। ठीक है, चल एक और यूनिट है मास का, MeV/c²। अब ये MeV/c² कैसे आता है, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन के हिसाब से उसको एनर्जी मास इक्विवेलेंस का इक्वेशन बोलते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मान लो आप कुछ अमाउंट ऑफ मास को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो इक्वेशन है वो ये है, E = mc²। इससे मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E/c²। तो मास का एक यूनिट आ जाएगा, E को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट है, और नीचे c² लिख दो, तो आपका मास MeV/c² में मेजर किया जाता है। कैसे करते हैं देखो, एक्चुअली उस मास को अगर आप डिस्ट्रॉय कर देते हो और पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो, और उस एनर्जी को अगर आप MeV में मेजर करते हो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मास को डिस्ट्रॉय करने पर जितनी एनर्जी आपको MeV में मिल रहा है वही उसका MeV/c² में मास हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन का बताया गया है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 है, तो E = mc² कर लो। अब पहले देखो कि इस मास को डिस्ट्रॉय करके कितनी एनर्जी मिलेगी, तो m का वैल्यू डाल दिया इलेक्ट्रॉन का, c स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ गया। अब हम पहले उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे,
तो अगर आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हो तो ये बेसिक फॉर्मूला है, 1 जूल इज इक्वल टू, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया और इस नंबर से डिवाइड कर दिया, हमें इतना मिला। अब डेसिमल हमने 2 पीछे शिफ्ट किया, 0.511 इंटू 10⁻⁶ हो गया। 10⁻⁶ का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो वैल्यू क्या है बताओ, 0.511। बस यही आपका इलेक्ट्रॉन का MeV/c² में मास है। वैसे आप बाकी सारे मास का भी कन्वर्ट कर सकते हो, E=mc² से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपका मास का जो यूनिट है MeV/c² में भी ये आ जाएगा। प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का करोगे तो ये सारे नंबर है। और अगर 1U जो है, जो कि एक यूनिट है मास का क्या क्या यूनिट हुआ, एक तो ऐसा यूनिट kg हुआ, फिर हमने U डिफाइन किया था, यूनिफाइड एटॉमिक मास, ये एक यूनिट हुआ, और तीसरा MeV/c² हुआ। तो U और MeV/c² में रिलेशन आपका आता है 931.5 MeV/c²। 1U इज इक्वल टू 931.5 MeV/c²। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि रिलेशन शायद काम आएगा कि नहीं आएगा क्वेश्चंस में, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में ना पूछे। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे CET का। और दूसरी बात ये हो सकता है कि भाई कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, तो देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को Z लेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को N लेंगे, और न्यूक्लियस का हम डेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। टोटल न्यूक्लियॉन्स कितना हो जाएगा, Z+N, दोनों को ऐड करोगे तो आपको एटॉमिक मास नंबर A मिल जाएगा। अब देखो, एक न्यूक्लियॉन मतलब या तो एक प्रोटॉन या तो एक न्यूट्रॉन, और हमने देखा कि दोनों का मास तो सेम है लगभग, तो हम दोनों का एक एवरेज मास ले लेते हैं m। ये एक न्यूक्लियॉन का मास है। अगर 10 न्यूक्लियॉन होगा तो मास 10m हो जाएगा। टोटल हमारे पास A न्यूक्लियॉन्स होता है, एटॉमिक मास नंबर कितना, तो टोटल मास कितना हो जाएगा बताओ, m इंटू A, मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसका एक फॉर्मूला है, Rx इज इक्वल टू R0 A⁻⁴, जहाँ पे R0 का वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि आपका जो रेडियस है न्यूक्लियस का, वो एटॉमिक मास नंबर के पावर 1/3 पे डिपेंड करता है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ A पे डिपेंड करता है, जहाँ पे R0 एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू ये है। अगर आप डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालोगे तो क्या करोगे, उसका मास और उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अब मास इसका क्या आएगा, कैपिटल M आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा, स्फीयर है तो 4/3 पाई r³ आ जाएगा, Rx उसका। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको जो डेंसिटी मिलेगा न्यूक्लियस का, वो 3m/4 पाई r0³ होगा। ये सारे के सारे वैल्यू कांस्टेंट है। जब वैल्यूज डालोगे तो 2.3 इंटू 10⁻17 kg/मीटर ये डेंसिटी आता है न्यूक्लियस का, जो बहुत ही ज़्यादा है, नॉर्मल डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है, मतलब न्यूक्लियस आपका बहुत डेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की। अब देखो बच्चों, जैसे अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मैंने लिया और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मैंने लिया, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं और दोनों एक दूसरे का साथ चिपके हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनको तुम अलग कर दो, तो अलग कैसे करोगे बताओ, आपको इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, ढेर सारी एनर्जी दे दो। एनर्जी कैसे भी दे सकते हो, या तो आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, या फिर आप उसको हीट करके थर्मल एनर्जी दे दो। जब ढेर सारी एनर्जी इसको मिल जाए तो इनके पास स्पीड आ जाएगा, और स्पीड की वजह से ये एक दूसरे से दूर भागने लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से आपने इसको दूर कर दिया। अब ये एक दूसरे से दूर खुश है क्योंकि इनके पास एनर्जी है, आपने एनर्जी इसको दे दिया। अगर आप चाहते हो कि यार ये फिर से चिपक जाए, ये आपका वापस से नज़दीक आ जाए, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तो भाग भी जाएंगे पूरा। ठीक है, एक दूसरे से दूर भगा दिया आपने। अगर आप चाहते हो कि इसकी एनर्जी जो है, मतलब एनर्जी नहीं बल्कि ये नज़दीक है और फिर से अपना एक सिस्टम तैयार कर ले पॉजिटिव नेगेटिव का, तो इनके अंदर का जो अट्रैक्शन है, जो आपने एनर्जी दे के ख़त्म कर दिया, वो अट्रैक्शन वापस लाना है। अट्रैक्शन वापस लाने के लिए क्या करोगे, अट्रैक्शन वापस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनसे एनर्जी छीननी पड़ेगी। तो मान लो आपने इससे एनर्जी छीन ली, तो एनर्जी छीनने से क्या होगा, वापस अट्रैक्शन भारी पड़ेगा, और अट्रैक्शन भारी पड़ेगा तो दोनों नज़दीक आने लगेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि अगर दोनों नज़दीक आ गए तो इसकी एनर्जी निकल गई बाहर, आपने छीन ली एनर्जी। तो अगर मान लो अट्रैक्शन के केस में दो चीज़ें नज़दीक आते हैं
तो एनर्जी रिलीज होता है, या फिर अगर नज़दीक लाना है अट्रैक्शन में दो चीज़ों को तो एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, एनर्जी बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर सिस्टम में कोई 2 पार्टिकल 4 पार्टिकल जो भी हो, अगर अट्रैक्शन की वजह से नज़दीक आते हैं एक दूसरे के पास, तो सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगा। इतना बात तय है, समझ में आ गया आपको। आप देखो, जब आपका न्यूक्लियस बनता है, तो हम मान के चलते हैं कि न्यूक्लियस में जैसे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है पहले बहुत दूर थे, मान के चलते हैं एक दूसरे से बहुत दूर थे। इसका मतलब इनके पास एनर्जी थी, काफ़ी एनर्जी थी, इसलिए नज़दीक नहीं आ रहे थे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में एक ज़बरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं। नहीं तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को धक्का मार के फेंक देगा, पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतना ज़बरदस्त अट्रैक्टिव फोर्स रहता है जो इनको बांधे रखता है, इसलिए साथ में रहते हैं। और ये सिर्फ प्रोटॉन के बीच में नहीं, बल्कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबके बीच में एक जैसा लगता है। ये फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, बस सबके बीच में लगता है। ठीक है, जब ये न्यूक्लियस बाहर था तो इसके पास एनर्जी थी, इसलिए साथ में नहीं थे। अब जब ये साथ में आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी रिलीज होगी। तो जो भी एनर्जी बाहर रिलीज होता है उसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मतलब बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस बनते समय जो भी एनर्जी रिलीज होता है बाहर, उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लो अब न्यूक्लियस को तोड़ना है, मुझे वापस से सेपरेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तब मुझे जितना एनर्जी निकला था उतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर से टूट जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी को एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि जितना एनर्जी हमें लगता है न्यूक्लियस को वापस तोड़कर सारे न्यूक्लियॉन्स को दूर करने में, उसको भी हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। वो एनर्जी वही है जो एनर्जी बनते समय बाहर निकला था, रिलीज हुआ था, वो बाइंडिंग एनर्जी होगा। सवाल ये है कि बाइंडिंग एनर्जी हम नहीं देते हैं। देखो, बाइंडिंग एनर्जी हम नहीं देते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है ये हमने नहीं दिया था कि उसको बाहर आ गया, तो फिर ये एनर्जी आई कहाँ से? ये एनर्जी कहाँ से आई मैं आपको बताता हूँ। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अलग से मेजर किया गया था, मतलब साइड में जाके सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन का मास मेजर कर लिया गया, तब उस समय उसका मास ज़्यादा था। जब ये न्यूक्लियस बन गए जुड़ के, जब ये आपस में न्यूक्लियस बन गए, तो जब न्यूक्लियस बन गए तो पूरे सिस्टम का मास कम हो गया। मतलब इसका जो टोटल मास था वो पहले ज़्यादा था, न्यूक्लियस बनने के बाद कम हो गया। तो जो मास कम हुआ है जितना, वो मास ही एनर्जी बन के बाहर चला गया, बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो जितना मास कम हुआ है उसको हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं। मास डिफेक्ट जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? पहले तो सबका मास अलग अलग कैलकुलेट कर लो। तो टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं? Z, जितना एटॉमिक नंबर है उतना प्रोटॉन्स होगा, उन सब का मास ले लो प्रोटॉन का, तो Z मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n है तो उसका मास, न्यूट्रॉन का मास n इंटू mn हो जाएगा। mn एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें से आपको क्या करना है, जब वो न्यूक्लियस तैयार हो गया आपका, तो न्यूक्लियस का ओवरऑल टोटल मास कम हो गया, तो इसमें से आप जो भी न्यूक्लियस का मास बना है वो न्यूक्लियस का मास इसमें से माइनस कर दो। आपको जो है कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम रहता है टोटल न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास से। यही आपका मास डिफेक्ट होगा, और इसको मैं लिख देता हूँ मास डिफेक्ट, डेल्टा एम, दिस इज मास डिफेक्ट। और जब यही एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी में कन्वर्ट होने का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एन डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये आपका बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम न्यूक्लियस, सिंपल बात, इंटू सी स्क्वायर। ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस का। ओके, अच्छा, इसमें कई बार क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी का, वो न्यूक्लियस के बजाय हाइड्रोजन का मास दे देता है। अगर हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है और आपके एटम का भी मास दिया हुआ है, एटम का पूरा मास दिया है ना कि न्यूक्लियस का, तो जब एटम की बात हो रही होगी तो आपको क्या करना है, प्रोटॉन के मास से रिप्लेस कर देना हाइड्रोजन का मास, प्लस एन एम एन वैसे ही रहेगा, और माइनस आपको न्यूक्लियस से मास को मेजर कर हटा के
एटम का मास लिख देना इंटू c²। तो डिपेंड करता है, जनरली यही दिया रहता है, लेकिन अगर मान लो एटम की बात हुई तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। प्रोटॉन का हाइड्रोजन बन जाएगा, m न्यूक्लियस का m एटम बन जाएगा। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी को अगर सपोज करो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड कर दोगे तो इस रेशियो को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मतलब हर न्यूक्लियन के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितना है, ऐसा। ओके दूसरी बात, अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है मतलब आपका जो न्यूक्लियस है मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है तो आपका जो न्यूक्लियस है वो कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि देखो, जब पास में आते हैं न्यूक्लियस, या इसको ऐसे समझ लो कि अगर मान लो न्यूक्लियस है आपका, इसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी डालना पड़े वही बाइंडिंग एनर्जी है। अब अगर मान लो आपके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा स्ट्रांग है वो, तो ज़्यादा स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा तो ज़्यादा स्टेबल है आपका न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी अगर कम है, इसका मतलब कम एनर्जी देने पर ही न्यूक्लियस टूट जाएगा आपका, तो वो स्टेबल नहीं है। तो मतलब आपका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं होगा अगर बाइंडिंग एनर्जी उसकी कम है। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ही ज़्यादा स्टेबल आपका न्यूक्लियस माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आपका, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बाइंडिंग एनर्जी का कर्व, मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर सबका प्लॉट किया हुआ है और उसके हिसाब से उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू डाल के रखा है। तो आप देखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। मतलब जैसे जैसे हम हायर एलिमेंट्स पे जा रहे हैं, हायर एटॉमिक मास नंबर वाले एलिमेंट्स पे जा रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी आपका बढ़ता जाएगा। मतलब आपके एटम ज़्यादा स्टेबल होते जाएंगे। और सबसे कम स्टेबल आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है क्योंकि उसका सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी है। बीच में आप देखो 50 से लेकर 80 के बीच में, एटॉमिक मास नंबर 50 से 80 के बीच में पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाता है यहाँ पे। तो मतलब आपका बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट हो जाता है और ये सारे के सारे सबसे स्टेबल न्यूक्लियस माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस इन्हीं एलिमेंट्स के पास है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसी का है तो वो आयन का है। आयन का सबसे ज़्यादा है और आयन का न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस माना जाता है। आगे जाने के बाद ये ग्राफ वापस से थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। बीच में सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स, उसके बाद स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की कम हो जाती है और उसके पहले भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम होती है। ये हमें ये ग्राफ आपको बताता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व बताता है आपको। बहुत सही, ठीक है। बात करते हैं अब रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी जो होता है इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने कोई ऐसा एलिमेंट लिया लगभग जो जिसका एटॉमिक मास नंबर 200 से ज़्यादा है, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है और ख़ुद को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से बहुत सी चीज़ें निकालता है, बाहर निकालता है। वो 3 टाइप की चीज़ें बाहर निकालता है, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन। तो ये जो बाहर निकलना वाला प्रोसेस है ताकि वो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए, इस बाहर निकलने वाली चीज़ों के बाहर निकलने वाले प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं या फिर रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। 3 चीज़ें निकलती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो मान लो आपका ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, इसको बोला जाता है पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, ये स्टेबल नहीं है तो अपने अंदर से 3 चीज़ें बाहर निकाल सकता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडिएशन। ये निकालता क्यों है? ताकि ये मोर स्टेबल न्यूक्लियस बन पाए। तो ये निकलने के बाद जनरली गामा रेडिएशन निकलने के बाद तो न्यूक्लियस के एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आता है, जो एलिमेंट था वही रहता है। पर अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो एलिमेंट ही बदल जाता है, किसी और एलिमेंट का न्यूक्लियस था किसी और एलिमेंट का न्यूक्लियस बन जाता है। तो जो नया न्यूक्लियस आता है ये रेडियो एक्टिविटी हो जाने के बाद उससे हम लोग डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, फिर हो सकता है कुछ चीज़ बाहर निकाले और उसके बाद फिर ये वापस स्टेबल होने के लिए फिर वो किसी तीसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो अगर मान लो ये किसी और में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर इसको हम पेरेंट बोल देंगे, उसको हम डॉटर बोल देंगे। समझ में आया? ये जो 3 चीज़ें निकालते हैं इसके बेसिस पे आप 3 टाइप के रेडियो एक्टिविटी की बात कर सकते हो, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फ़ा डीके की। अल्फ़ा डीके में अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। अल्फ़ा पार्टिकल मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन होगा 2 न्यूट्रॉन होगा। मतलब जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल आपका न्यूक्लियस से बाहर आया तो वो जो एलिमेंट है जिसका वो न्यूक्लियस है
उसका 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स गए, तो उसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4 से कम हो जाएगा। और 2 प्रोटॉन कम हो रहा है, इसके बाद उसका एटॉमिक नंबर भी 2 से कम हो जाएगा। और ये होने के बाद यही आपका जो हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया। अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया मतलब A 4 से कम हो गया और Z आपका 2 से कम हो गया। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल देखो, बिस्मथ है वो थेलियम में कन्वर्ट होता है, अल्फा पार्टिकल दे देता है। 212 था, 4 कम हो गया 208, 83 एटॉमिक नंबर था, 2 से कम हो गया 81 हो गया। और हम इसका क्यू वैल्यू निकालते हैं। क्यू वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो इस पूरे प्रोसेस में एक्चुअली अगर आप ये वाला जो एलिमेंट है पैरेंट न्यूक्लियस का अगर मास आप कैलकुलेट करोगे और डॉटर में जो भी बना हुआ है इसका टोटल जो भी प्रोडक्ट में आपके पास आया वाई अल्फा सब कुछ मिला के इसका मास कैलकुलेट करोगे, दोनों मास सेम नहीं आता। इसका टोटल मास प्रोडक्ट का कम होता है, रिएक्टेंट का टोटल मास ज़्यादा होता है। मतलब इस दौरान आपके प्रोसेस के दौरान टोटल मास भी कम हो जाता है और वो मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो एनर्जी कहाँ जाता है, वो एनर्जी जाता है इन पेरेंट के काइनेटिक एनर्जी के अंदर चला जाता है। मतलब जो आपका अल्फा पार्टिकल और जो आपका नया न्यूक्लियस बना है वो अपने जगह पे रुका नहीं रहेगा बल्कि मूव करेगा, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। कहाँ से आती है, जो यहाँ से यहाँ जाने में मास कम हुआ है वो मास जितना कम हुआ है वही एनर्जी में कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में चले जाती है। तो जितना मास कम हुआ है अगर आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दो तो उस एनर्जी को हम लोग क्यू वैल्यू बोलते हैं। तो क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें से इन दोनों का मास माइनस कर दो, mx में से y जो भी नया बना हुआ है ना इन दोनों का मास माइनस कर दो मिला के, तो mx माइनस my माइनस m अल्फा और c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्यू वैल्यू बोलते हैं। इतना एनर्जी जो है वो क्रिएट हुआ है, मतलब एनर्जी आपका प्रोड्यूस हुआ और वो सारा एनर्जी किस में चला जाएगा, यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिला है ना उसके काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। वही चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल का डीके। बीटा डीके जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक बीटा प्लस डीके और दूसरा बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके में आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आता है और बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन बाहर आता है। कैसे आता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आ सकता है, उसके पहले एक और प्रोसेस होता है। अगर मैं बीटा माइनस डीके की बात करूं, आपका जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटता है और साथ ही साथ एक और पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो बनता है। ये एंटी न्यूट्रिनो बहुत ही हल्का होता है, इतना हल्का कि कई साल तक इसका पता ही नहीं चला था। तो हम मान सकते हैं कि ये है नहीं है तो भी चल जाएगा काम। तो मेन फोकस हमारा क्या है कि न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटता है और यही इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा पार्टिकल बोलते हैं, लेकिन बीटा नेगेटिव पार्टिकल बोलते हैं। समझे, तो बात साफ है कि अब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है अगर आपका बीटा माइनस डीके होता है। तो इस प्रोसेस से हुआ क्या बताओ, आपका एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो आपका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा क्योंकि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गया है। और साथ ही साथ इस केस में क्या होगा, देखो एटॉमिक मास नंबर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो तो सेम ही है ना। बस क्या हुआ, पहले न्यूट्रॉन था वही प्रोटॉन बन गया, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो बदला नहीं। बस क्या हुआ, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन हुआ तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया। समझे, तो Z का आपका Z+1 हो गया। और यहाँ पे एक हमेशा आपका याद रखना कि बीटा माइनस डीके होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, बस एटॉमिक मास नंबर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, कोबाल्ट का बन जाता है निकल, क्योंकि यहाँ 27 था 28 हो गया और साथ ही साथ निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हुआ था प्रोसेस इसके वजह से इलेक्ट्रॉन बना था, ये बाहर आ जाएगा। और इसके साथ ही साथ क्या बना था, एंटी न्यूट्रिनो। अगर मैं बीटा प्लस डीके की बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन टूटता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूटता है और जब पॉजिट्रॉन बनता है तो साथ ही साथ न्यूट्रिनो आता है। न्यूट्रॉन भी वही चीज़ है, एंटी न्यूट्रिनो की जैसा, ये भी बहुत ही हल्का है और इसका मास ना के बराबर है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक चीज़ को छोड़ के इन दोनों का चार्ज अलग अलग है। इसका अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिट्रॉन का तो इसका आपका नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं, मास दोनों का एकदम बराबर होगा। ठीक है, दोनों एक जैसे दिखने वाले, सब कुछ एक जैसा है, बस चार्ज का फर्क है। बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन टूटता है, किसमें, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में,
और यही पॉजिट्रॉन बाहर आ जाता है। अच्छा, अभी इस प्रोसेस में क्या हो बताओ, एक प्रोटॉन की कमी हो गई क्योंकि न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो बीटा प्लस डीके में याद रखना एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है, और फिर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना है तो एटॉमिक मास नंबर में तो फर्क आएगा नहीं, वैसे ही रहेगा, बस साथ ही साथ एक पॉजिट्रॉन मिल जाएगा आपको और एक न्यूट्रिनो मिल जाएगा। इसका भी आप क्यू वैल्यू उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपका पैरेंट न्यूक्लियस है उसमें से प्रोडक्ट का सारा मास माइनस कर दो और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इतने हल्के होते हैं कि इसका मास हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका बीटा डीके। तो यहाँ पे अल्फा डीके और यहाँ पे बीटा डीके। जनरली अल्फा डीके और बीटा डीके हो जाने के बाद आपका एक और डीके होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गामा डीके। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे तीसरा केस गामा डीके। अब अगर मान लो अल्फा डीके हुआ या फिर बीटा डीके हुआ, दोनों में से कोई एक डीके हुआ मान लो, और फिर भी आपका जो एटम है, सॉरी न्यूक्लियस है, अगर वो स्टेबल नहीं हुआ, तो स्टेबल होने के लिए फिर वो अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकालता है, और वो जो एनर्जी होता है, मान लो आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकालेगा, वो जो एनर्जी होता है वही आपका गामा रेज होता है। गामा रेज मतलब गामा रेडिएशन होता है जो एकदम हाईली एनर्जेटिक होता है। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला अगर कोई रेडिएशन है तो वो गामा रेडिएशन है, और ये गामा रेडिएशन आपके न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। अल्फा या बीटा डीके होने के बाद अगर आपका न्यूक्लियस शांत नहीं हुआ और शांति उसे नहीं मिली, वो स्टेबल नहीं हुआ, तो बाद में फाइनली वो गामा रेडिएशन भी बाहर निकालता है। समझ गए? तो ये तीन प्रोसेस हो गया आपका, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लास्ट टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस। दो टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, मतलब न्यूक्लियर में जो चेंजेस होता है और वो किसी नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, उसी को हम न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक तो न्यूक्लियर फिजन होता है, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो बात करते हैं पहले न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि अगर मान लो एक बहुत ही हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस का मतलब उसका एटॉमिक मास नंबर बहुत ज़्यादा है, 200, 230, 240 ऐसा एटॉमिक मास नंबर है। अगर वो दो टुकड़ों में टूट जाता है और दो छोटे छोटे हल्के हल्के न्यूक्लियस में टूट जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग फिजन बोलते हैं। और जब भी फिजन होता है तब आपका उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर आता है, मतलब फिजन रिएक्शन होने के बाद एनर्जी बाहर आता है, वो एनर्जी एमिट करता है वो प्रोसेस। सो हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू लाइटर न्यूक्लियर, हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू लाइटर न्यूक्लियर एंड रिलीजेस एनर्जी। जो अगेन हैवी न्यूक्लियस उसको पैरेंट न्यूक्लियस बोलोगे, जो टूट जाता है उसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। टूटने के बाद जो दो हमें मिलता है उसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में आप देखो एनर्जी रिलीज क्यों होता है वो समझते हैं। मैंने आपको जैसे कहा था कि अगर मान लो किसी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर मान लो बाइंडिंग एनर्जी, अब देखो मैंने आपको बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, कि जब आपका न्यूक्लियस नज़दीक आता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें, ये जब नज़दीक आता है तो नज़दीक आने पर जब न्यूक्लियस बनाता है तो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। न्यूक्लियस बनने के बाद जितना भी एनर्जी बाहर रिलीज हुआ है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब सुनो, अगर ये और ज़्यादा नज़दीक आते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इनके बीच में अगर और ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये और ज़्यादा नज़दीक आ गए तो और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हो आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा इसका मतलब उतना ही ज़्यादा एनर्जी आपका रिलीज होगा, उतना ही ज़्यादा नज़दीक आपके न्यूक्लियॉन्स होंगे और उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग या फिर उतना ही ज़्यादा पावरफुल आपका न्यूक्लियस होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा न्यूक्लियस आपका। तो जब एक आपका टूटता है दो पार्ट में तो एग्जैक्टली होता क्या, बाइंडिंग एनर्जी का क्या होता है वो थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो पहले आपका जो 230 के आसपास एक एटॉमिक मास नंबर 230 के आसपास एक एलिमेंट है, ये रहा, इसका आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखोगे तो कितना आएगा, इतना, यहाँ इसके आसपास आ रहा है। उसको मान लो आपने दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में तोड़ दिया, ये पैरेंट हो गया, डॉटर्स में क्या आया 110, 110, 110 और 120 ऐसे दो एटॉमिक मास नंबर के न्यूक्लियस में तोड़ दिया। अब 110 यहाँ आएगा और 120 यहाँ आएगा। इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर आप देखोगे और ऐड कर दोगे
तो ऑब्वियसली बात है कि अब बाइंडिंग एनर्जी इनका बढ़ चुका है। मतलब छोटे न्यूक्लियस को अगर आप हैवी न्यूक्लियस को दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में तोड़ा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब होता है कि उसने एनर्जी रिलीज कर दिया, तभी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ता है, और नजदीक आ गए वो। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि और स्टेबल हो गए और ज्यादा अट्रैक्शन हुआ, और ये तब होगा जब आपका एनर्जी बाहर रिलीज होगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाता है फिजन के प्रोसेस में। और जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाता है इसका मतलब आपका न्यूक्लियस और स्टेबल हो गया है और एनर्जी रिलीज हो गई है, और इसीलिए इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। तो फिजन न्यूक्लियस को और स्टेबल कर देता है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा देता है, और इसमें से एनर्जी रिलीज होता है। समझ गए न्यूक्लियर फिजन का कॉन्सेप्ट? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है न्यूक्लियर फिजन का। यहाँ पे मैं बीच वाला एग्जाम्पल देखूंगा, जैसे यहाँ पे यूरेनियम है, वो आयोडीन और वाइट्रियम है शायद ये, इसमें और दो न्यूट्रॉन में टूट जाता है पूरा, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करेगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो यूरेनियम जो है बेरियम और क्रिप्टॉन पे टूटता है, साथ ही साथ दो न्यूट्रॉन देता है और फिर एनर्जी रिलीज करता है। इसी में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम चेन रिएक्शन का यूज़ करते हैं, और यही चेन रिएक्शन का यूज़ करके एटम बॉम्ब भी बनाया जाता है न्यूक्लियर फिजन के बेसिस पे। न्यूक्लियर फिजन के बेसिस पे आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम करता है, न्यूक्लियर फिजन के बेसिस पे आपका एटम बॉम्ब बनाया जाता है क्या ये, वो देखते हैं। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमको चाहिए होता है U-236, ये आइसोटोप चाहिए होता है आपके यूरेनियम का। लेकिन यूरेनियम का ये आइसोटोप जो है अब अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इतना रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब अल्फा बीटा गामा डीके करते रहता है, और ये लगभग ख़त्म हो चुका है आपका। तो हमें ये तो मिलने वाला नहीं है U-236, तो करें क्या? तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जो अवेलेबल है U-235 इसको पकड़ते हैं। अच्छा U-238 भी होता है, लेकिन इतना स्लो होता है कि हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, U-235 को पकड़ते हैं और उसमें एक न्यूट्रॉन मारते हैं। न्यूट्रॉन ये U-235 एब्जॉर्ब कर लेता है और U-236 बन जाता है। ठीक है, मैंने बताया था U-238 भी होता है एक, आप देखते रहोगे U-238 आपने सुना होगा 92, ये भी एक आइसोटोप है यूरेनियम का, लेकिन ये बहुत स्लो होने की वजह से हम लोग इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ नहीं करते हैं। U-235 को न्यूट्रॉन दिया, वो U-236 बन गया। अब ये क्योंकि रेडियो एक्टिव है, ये टूटेगा, इसका फिजन हो जाएगा, और मतलब अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव नहीं बोलूँगा मैं, अनस्टेबल है काफ़ी, ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। तो ये फट से क्या होता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, साथ ही साथ दो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है और एनर्जी रिलीज कर देता है। ठीक है, कई बार ये दो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है, कई बार ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो हर रिएक्शन में ऑन एन एवरेज ये 2.7 न्यूट्रॉन, एवरेज बोल रहा हूँ मैं, के आसपास ये आपका एनर्जी रिलीज करता है। समझ गए? अब मैं यहाँ पे आपको चेन रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा। ये मान के चलो कि सारे के सारे रिएक्शन में दो न्यूट्रॉन ही रिलीज हो रहा है, तो ये क्या होगा देखो यहाँ से। पहला काम उन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन को मारा U-235 पे, ये किस में कन्वर्ट हो गया, U-236 में। अब ये U-236 किस में कन्वर्ट हुआ, बेरियम क्रिप्टॉन में। बेरियम क्रिप्टॉन, साथ ही साथ उसने दो न्यूट्रॉन रिलीज किया, और फिर यहाँ से आपको मिला एनर्जी। तो यहाँ से आपको एनर्जी मिला। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसने जो दो न्यूट्रॉन यहाँ पे फेंका है, बहुत सारा आपने U-235 रखा हुआ है, ठीक है, उसमें आपने न्यूट्रॉन फेंक दिया, U-236 बना। एक U-236 बनने के बाद आपका बेरियम क्रिप्टॉन दो न्यूट्रॉन और एनर्जी मिलता है आपको, ये रिएक्शन होता है। ये दो न्यूट्रॉन क्या करेगा, फिर से U-235 के पास जाएगा, और उसको क्या करेगा, U-235 के पास जाएगा और उसको फिर से U-236 और U-236 बना देगा। अब ये U-236 फिर से क्या होगा, बेरियम क्रिप्टॉन और दो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। ये भी आपका बेरियम क्रिप्टॉन और दो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से भी आपको एनर्जी मिलेगी और यहाँ से भी आपको एनर्जी मिलेगी इस स्टेप में। अब ये दो न्यूट्रॉन फिर से दो यूरेनियम को U-236 बनाएगा, और फिर वो दोनों फिर से टूटेंगे, ये दो फिर से टूटेंगे, फिर हर में दो दो न्यूट्रॉन बनेगा, और ये चलता रहेगा एक चेन रिएक्शन की तरह, पूरा चेन बन जाएगा रिएक्शन का। इसी को हम चेन रिएक्शन बोलते हैं या कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया, इसे अगर कंट्रोल नहीं किया गया इस चेन रिएक्शन को, तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, पूरा यूरेनियम को एक्सप्लोड कर देगा। वही एटम बॉम्ब में होता है,
लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या करते हैं हम लोग इसको कंट्रोल्ड वे में यूज़ करते हैं, समझे। ये हो गया आपका न्यूक्लियर फिजन, और इस तरीके से इसके अंदर हमको एनर्जी मिलता है। दूसरे टाइप का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है कि दो लाइट न्यूक्लियस, हल्के न्यूक्लियस को आप जोड़ के जुड़ जाता है और एक हैवी न्यूक्लियस बनता है। इस प्रोसेस के लिए हमको ढेर सारा एनर्जी चाहिए रहता है। जो जनरली जो रिएक्शन देखा जाता है, ढेर सारा एनर्जी इन द सेंस आप समझ लो कि टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए इस चीज़ के लिए। इतना हाई टेम्परेचर बड़ा मुश्किल होता है। ये आपको जनरली सन या फिर दूसरे स्टार्स के बीच में कोर में दिखता है, और वहीं पे रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन चलते रहता है। तो अगर सन के कोर में देखोगे तो जनरली होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 10⁻⁷, तो वहाँ छोटे छोटे न्यूक्लियस, जैसे हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियस आप मान के चलो मिल जाते हैं और हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। साथ ही साथ इस प्रोसेस में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनोस निकलता है और इतना एनर्जी निकलता है। अब हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का मतलब क्या? न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन ही रहता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे हाइड्रोजन के, तो न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है। इसलिए हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को कई बार प्रोटॉन बोला जाता है। और हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसको आप जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। इसको ऐसे भी बोला जाता है कि 4 प्रोटॉन मिलकर अल्फा पार्टिकल बनता है, और आपके साथ साथ न्यूट्रिनोस और पॉजिट्रॉन और उसके अलावा एनर्जी आपको मिलता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, छोटे छोटे न्यूक्लियस, जैसे हाइड्रोजन छोटा न्यूक्लियस है, कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस आपका हीलियम बनाता है। तो जब छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर बड़ा हैवी न्यूक्लियस बने तो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, और इस प्रोसेस में भी एनर्जी निकलता है, क्योंकि इस प्रोसेस में भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाता है। प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होता है और रिएक्टेंट का कम होता है। फिजन में भी आपका एक टूटता है बड़ा वाला, छोटे छोटे में बनता है, उसमें भी एनर्जी रिलीज होता है, उसमें भी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज ही होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये सारा का सारा केस जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस का होता है। ठीक है, तो फाइनली आपका इस सिनॉप्सिस वाला पार्ट जो है वो होता है ख़त्म, और अगले वीडियो से हम लोग जैसे करते आ रहे हैं MCQ सॉल्व करेंगे MHT CT से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।